गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आज आपका ज्योग्राफी क्लास में स्वागत है। और उस ज्योग्राफी क्लास में कल हम लोगों ने सीखा था संसाधन एवं विकास। तो सबसे पहले हम आप ये जानना चाहेंगे कि संसाधन क्या है। तो आप बता सकते हैं या नहीं? तो फिर से एक बार आपके लिए बता दिया जा रहा है कि संसाधन प्रत्येक ऐसी वस्तुएं जो पर्यावरण से लाई जाती है, उसे हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे हर एक वस्तुओं को हम संसाधन कहेंगे। आज के इस दूसरे दिन में हम लोग संसाधनों के प्रकार के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? तो संसाधन को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, अलग अलग आधारों से। सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा समाप्यता के आधार पर और चौथा विकास के स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना या उसकी उत्पत्ति से है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जैव और दूसरा अजैव। तो जैव कहने का मतलब है ऐसे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होता है और इसमें जीवन निहित होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी, मछली या पशुओं से मिलने वाला धन। इन सब चीज़ों को हम जैव संसाधन कहेंगे। दूसरा जो है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन ऐसा संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान और भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर दो है, जैव संसाधन और अजैव। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर पहला जो है वो व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत कहने का मतलब होता है पर्सनल, और ऐसा संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का अपना हो, जिसमें उसका अपना निजी अधिकार होता है, जिसको वो अपने अधीन में रखता है। ऐसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कुआं, चापानल या कार या खुद का घर या खुद का साइकिल या मोबाइल फ़ोन। इन चीज़ों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जो पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए होते हैं, जैसे चारण भूमि, शमशान, तालाब, सार्वजनिक स्थल में अगर देखा जाए तो पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, खेल के मैदान और बस स्टैंड। तो इतने चीज़ों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का तात्पर्य ऐसे चीज़ों से है जो पूरे देश के सीमा रेखा के अंदर पाई जाती है और इसमें देश की सरकार का अधिकार होता है, जैसे कि भारतीय रेल, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, जंगल इत्यादि। चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसा संसाधन जो समुद्र के किनारे से लेकर 200 किलोमीटर के दूर के बाद जो भी खुले महासागर में संपदा है, चाहे वो मछलियाँ हो या समुद्र की जो संपत्ति हो, पेड़ पौधे हो, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और तीसरा जो है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार से होते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद, यानी कि एक बार प्रयोग के बाद उसे दोबारा बनाया जा सकता है, या फिर ऐसा संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः सृजित कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन। इन सब चीज़ों को हम एक बार अगर ख़त्म हो गया
तो दोबारा बना सकते हैं। दूसरा इसी में है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ऐसा संसाधन जिसको हम लोग एक बार खत्म होने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अगर ये खत्म हो जाए तो इसका निर्माण में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, ये अनवीकरणीय संसाधन है, अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो इसको बनने में बहुत साल लग सकते हैं। आगे जो चौथा स्तर के आधार पर है वो है विकास के स्तर पर। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन और तीसरा है संचित कोष। तो सबसे पहले संभावित संसाधन के बारे में बात करते हैं। संभावित संसाधन ऐसे संसाधन को कहते हैं या कहा जाता है जिसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है और इसका उपयोग हम लोग अब तक नहीं कर पाए हैं। जैसे भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा एक संभावित संसाधन है जो हमारे पास तो है, लेकिन इसका उपयोग हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। दूसरा है विकसित संसाधन। ये ऐसा संसाधन है जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिनका गुणवत्ता मात्रा को पता लगाया जा चुका है और जो हमारे पास है, लेकिन इसमें एक ऐसी समस्या है कि इसके लिए हमारे पास तकनीक नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से हम उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। और बिल्कुल अंतिम जो है संचित कोष, ऐसा संसाधन जो हमारे पास है, जिसके तकनीक भी है और उसको यूज करने के ज्ञान हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसका उपयोग हम बाद के दिनों में या फ्यूचर में करेंगे, जब इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के इस संचित कोष के चीज़ों को या इस संचित कोष संसाधन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वन और जल हमारे पास काफ़ी मात्रा में है, टेक्नोलॉजी भी है, उसको यूज करने के तरीके भी है, लेकिन इसका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो इतने बातों में बच्चों आपने देखा कि संसाधनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपको याद रहना चाहिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, दूसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा जो है समाप्यता के आधार पर, खत्म होने के आधार पर, पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, और बिल्कुल अंतिम विकास के स्तर पर 3 है। एक संभावी, जिस ऐसे संसाधन जिसकी यूज करने की संभावनाएं हैं, दूसरा विकसित संसाधन, ऐसा संसाधन जो हमारे पास है लेकिन इसका अभी तक यूज हमने टेक्नोलॉजी के अभाव में नहीं किया है, और अंतिम है संचित कोष। ये भंडार हमारे पास विद्यमान है, लेकिन इसका उपयोग हम भविष्य में आवश्यकता अनुसार करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ये क्लास कैसा लगा और सब पूछे गए सवालों का जवाब आप दें। धन्यवाद।